हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 7th डे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने एमएम अप्रोच पढ़ा था, वॉल्टर्स मॉडल पढ़ा था और अब हमें पढ़ना है क्या? गॉर्डन मॉडल। क्या पढ़ना है? गॉर्डन मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है जो यहाँ पर भी काम आने वाला है और फाइनल में भी काम आने वाला है। चाहे एसएफएम हो, चाहे बिजनेस वैल्यूएशन हो, दोनों जगह आपके ये काम आने वाला है। तो देखते हैं क्या है आखिर ये गॉर्डन मॉडल। ओके, तो गॉर्डन मॉडल में ऑब्वियसली शेयर का प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन गॉर्डन मॉडल की जरूरत क्या पड़ी उसे जानने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कुछ और पढ़ना होगा। दैट इज वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। दैट इज वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। आज हम सीखेंगे किसी भी सिक्योरिटी का वैल्यूएशन कैसे होता है। सिक्योरिटी बोले तो इक्विटी शेयर्स हुआ, प्रेफरेंस शेयर्स हुआ, डिबेंचर्स हुए, बॉन्ड हुए, तो इनका वैल्यूएशन आखिर होता कैसे, कैसे इनका प्राइस डिसाइड होता है, तो ये आज हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे गॉर्डन मॉडल रिलेट करता है दोस्तों, इसलिए पहले ये पढ़ाया जा रहा है और उसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा? गॉर्डन मॉडल पढ़ाया जाएगा। इसी का लास्ट वो गॉर्डन मॉडल ही है, देखिएगा। तो किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस क्या होगा? आप किसी भी सिक्योरिटी के लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए क्या पे करने के लिए रेडी है, डिवेंचर्स के लिए क्या पे करने के लिए, कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको इससे फ्यूचर में बेनिफिट क्या मिलने वाला है। वैसे ही किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस क्या होगा, उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू होगा। फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू मतलब फ्यूचर में आपको क्या क्या रिसीव होने वाला है, कैश फ्लोज होने वाले हैं, कैश इनफ्लोज, उन सब का प्रेजेंट वैल्यू देखकर सिक्योरिटी का प्राइस डिसाइड करेंगे। नाउ जिसमें सबसे पहले आ रहा है इररिडीमेबल डिवेंचर्स। इररिडीमेबल डिवेंचर्स मतलब ऐसे डिवेंचर्स जिनका रिडम्पशन नहीं होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कभी नहीं लौटाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हर साल क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आप उस डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए या हमेशा के लिए? सर हमेशा के लिए। इरिडेमेबल है ना, रिडम्पशन कभी नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए बस आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। जैसे कि 100 रुपए वाला डिवेंचर 12% रेट है, 100 रुपए पे 12% आपको हर साल कितना मिलेगा? 12 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब सेम ऐसा ही डिवेंचर्स मार्केट में जो रेट प्रोवाइड कर रहा है वो है 10%। तो ऑब्वियसली मार्केट वालों से तुम्हारा वाला इस कंपनी का डिवेंचर अच्छा है कि नहीं भाई, जिसमें तुम इन्वेस्ट करना चाह रहे हो 12%? बिल्कुल अच्छा है जी। मार्केट वाले तो 10% ऑफर कर रहे हैं, ये वाले कंपनी वाले 12%। अब 12% ऑफर कर रहे हैं तो ये लोग ज्यादा चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल ज्यादा चार्ज कर सकते हैं जी। अब वो कितना ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, कितना तुम मैक्सिमम दे सकते हो? सुनना, बचपन में कभी तुमने परपेचुटी पढ़ा होगा। परपेचुटी पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा है सर, मैथ्स में आता था। रेगुलर अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अगर आपको रेगुलर अमाउंट मिलने वाला है तो आज उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे देखा जाएगा? परपेचुटी क्या है? रेगुलर अमाउंट टू बी रिसीव्ड। अब आज उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे देखा जाएगा? तो सिंपली रेगुलर अमाउंट टू बी रिसीव्ड को डिवाइड कर देना किससे? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ 12 रुपए तुमको मिलेंगे, रिक्वायर्ड कितना है तुम्हारा? एटलीस्ट 10%। क्यों? क्योंकि बाजू वाला 10% दे रहा है ना, तो तुम भी चाहोगे मैं भी 10% तो कमा ही लूं। तो मैक्सिमम तुम इस डिवेंचर के लिए 120 रुपए देने को रेडी होंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसके लिए 120 दोगे और तुम्हें रिटर्न में 12 रुपए मिलेंगे तो तुम्हारा इफेक्टिव रिटर्न 10% बैठा कि नहीं बैठा? बिल्कुल बैठा। तो मैक्सिमम तुम इसके लिए 120 रुपए देने को रेडी हो। दैट इज द इश्यू प्राइस। तो कंपनी भी मैक्सिमम 120 रुपए में ही ये डिवेंचर इश्यू कर सकती है, उससे ज्यादा वो चार्ज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा आप देने के लिए रेडी नहीं होंगे। ओके, दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ क्या? रिडीमेबल डिवेंचर। फिर बात करते हैं वैल्यूएशन किसका? रिडीमेबल डिवेंचर्स का। अब रिडीमेबल डिवेंचर्स में क्या होगा? कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा और फिर आपको मिलेगा रिडम्पशन वैल्यू। ओके, आपका प्रिंसिपल अमाउंट। देखते हैं जरा ये कैसे होगा, इसमें कैसे प्राइस डिसाइड होता है। ये परपेचुटी नहीं है, परपेचुटी तो क्या होता है? रेगुलर अमाउंट टू बी रिसीव्ड, कितना टाइम के लिए? फॉर इनफाइनाइट पीरियड। ओके, लेकिन यहाँ फाइनाइट पीरियड है, फिक्स है पीरियड। तो 100 रुपए वाला है, 12% डिवेंचर पे इंटरेस्ट रेट हो गया। एट द एंड ऑफ द 5th ईयर रिडम्पशन हो जाएगा पार पे, मतलब आपको 100 रुपए मिलेंगे। ऐसे डिवेंचर मार्केट में 10% रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। तो अब आपके इस डिवेंचर की वैल्यू कितनी है? आप मैक्सिमम कंपनी को कितना रुपए दे सकते हैं? यूं कहूं, मैक्सिमम कंपनी आपसे कितना रुपया ले सकती है। ओके, तो सिंपली यहां पर भी क्या होगा? उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू। अब यहां पर प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखो जरा, इरिडीमेबल में तो क्या था कि हमको इंटरेस्ट मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा, दैट इज द केस ऑफ परपेचुटी। यहां पर नहीं जी, यहां पर हमको पहले 5 साल इंटरेस्ट मिलेगा और 5th ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा। तो रिटर्न या यूं कहूं फ्यूचर कैश फ्लोज फिक्स है कि पहले 12 12 12 5 साल तक मिलेगा और 5th ईयर में 100 रुपए और मिल जाएगा।
तो अब मुझे इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना होगा? प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैं रेट लूंगा। रेट कौन सा लूंगा? जो मार्केट रेट चल रहा है। मार्केट में रेट 10% चल रहा है, ये लो जी, मैं प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से कैलकुलेट करूंगा? 10%। सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? अरे बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी लास्ट क्लासेस में तुमको पढ़ाया था। क्या? फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के केस में फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो इसी को शफल करके प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर n। अब डिवाइडेड कर दो या इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n कर दो, एक ही बात है ना। बिल्कुल, इंटू 1 करने से क्या हो जाएगा? तो अभी क्या कर रहे हैं, जो भी फ्यूचर वैल्यूज हैं, जो भी फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, हम उसे क्या करने वाले हैं? हम उसे पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। पी फैक्टर क्या होता है? फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। क्या होता है? फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। एक का आ गया तो जो बोले सो निकाल। ओके, चलो जी। तो सर 10% से बताइए कि पी फैक्टर्स क्या होंगे? तो बड़ा सिंपल से अपना कैलकुलेटर उठाइए, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर करना है, मतलब 1 डिवाइड बाय 1.10 कर दीजिए, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करते जाइए, आपके पास पी फैक्टर आ जाएगा। पी फैक्टर आपको 3 डेसिमल पॉइंट तक लेना है, जब तक कि क्वेश्चन वाला नहीं देता है। क्वेश्चन वाला दे देता है तो कोई बात नहीं है, हम वही बोलेगा, क्यों भाई बोला है करने का तो करने का। ओके, बाकी अपन 3 डिजिट तक लेंगे। फोर्थ डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा हुआ तो थर्ड डिजिट में एक नंबर बढ़ा देंगे। तो ऐसा करके 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू किया, आपके पास पी फैक्टर्स आ गए। पी फैक्टर्स का मतलब समझा देता हूं, सुनना। फिफ्थ ईयर का पी फैक्टर 0.621 आने का मतलब ये हो गया कि कोई मुझे 5 साल बाद 5 साल बाद 1 रुपया दे दे या आज 62 पैसा दे दे, बात एक ही है। अगर मैं आज आपको 62 पैसा देता हूं, उसमें आप 10% ऐड करते चलिए, आपके पास यही वैल्यू आती जाएंगी। प्लस 10% 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और एक बार और प्लस 10% करोगे 5वें साल तो 1 रुपया बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज तुमको 62 पैसा और 5 साल बाद मिलने वाला 1 रुपया एक बराबर पड़ेगा। ओके, चलिए, तो मैंने 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। अब जो बोले सो निकाल, 12 12 12 12 और 112 का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, डन। यही प्रेजेंट वैल्यू आप मैक्सिमम उसको पे करने के लिए रेडी होंगे, किसके लिए? डिबेंचर्स की। कंपनी को पे करने के लिए रेडी होंगे, किसके लिए? डिबेंचर्स के लिए। तो 107 रुपए 58 पैसे जो रेट निकल के आई है, आप मैक्सिमम इतने ही रुपए क्या देंगे? उस कंपनी को दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इससे ज्यादा दिया तो फिर आपका रिटर्न 10% नहीं बैठेगा। ये हमने 10% डिजायर्ड रिटर्न के बेसिस पर ही ये मैक्सिमम प्राइस निकाला है। ओके, हाँ, लेकिन 107 रुपए 58 पैसे से कम चार्ज करती है अगर कंपनी इस डिवेंचर के लिए, तो यस, भागे भागे दौड़े दौड़े जाना और ये डिवेंचर खरीद के ले आना, क्योंकि आपको 10% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ओके, मतलब सर 104 रुपए में ऑफर कर रही है कंपनी, तो क्या होगा? 104 में ऑफर कर रही है, इसका मतलब आपका रिटर्न 10% से ज्यादा बैठेगा। ओके, और 110 में ऑफर कर रही है तो जाना मत वहां पे मुड़ के भी, ठीक है ना। बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। क्यों नहीं जाने का? अरे भैया 10% भी रिटर्न नहीं बैठेगा अगर 110 रुपए में खरीद लिया तो तुमने। ओके, 107 रुपए 58 पैसे अगर तुम पे करते हो तो तुम्हारा रिटर्न 10% बैठेगा। चलिए ना, आगे बढ़ते हैं भैया। इरिडीमेबल प्रेफरेंशियस। इरिडीमेबल प्रेफरेंशियस सेम कैसा आएगा जैसा इरिडीमेबल डिवेंचर्स था। रिडीमेबल प्रेफरेंशियस कैसा आएगा? सेम एज रिडीमेबल डिवेंचर्स था। अच्छा, बॉन्ड का बता रहे थे सर, अब बॉन्ड कैसा आएगा? बॉन्ड भी जैसा डिवेंचर है, बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट देते हैं, डिवेंचर्स पे भी इंटरेस्ट देते हैं, तो सेम जैसा रिडीमेबल डिवेंचर है वैसा ही बॉन्ड में के केस में जाएगा। ओके, कैलकुलेशन होगा सेम, बिल्कुल कैलकुलेशन होगा वैसा ही। ओके, इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल और रिडीमेबल प्रेफरेंशियल में फर्क क्या है? बस वहां इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ डिविडेंड मिल जाएगा, दैट्स ऑल। ओके, अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, अब इक्विटी शेयर्स में कैसा होगा सर? पहला केस, कांस्टेंट डिविडेंड। ऐसी कंपनी जो हर साल डिविडेंड कांस्टेंट दे रही है, सेम रेगुलर अमाउंट दिया जा रहा है। अब इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है, बोला कि हर साल इतना ही डिविडेंड देंगे, तब तो ये ऐसा हो गया ना जस्ट लाइक इरिडीमेबल डिवेंचर्स। इरिडीमेबल डिवेंचर्स में भी आपको क्या मिल रहा था? हर साल इंटरेस्ट मिल रहा था, रेगुलर अमाउंट मिल रहा था, बिल्कुल मिल रहा था सर, बिल्कुल। ओके, तो परपेचुटी वाला केस हो गया ये भी, बिल्कुल ये परपेचुटी वाला केस हो गया। तो उसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? रेगुलर अमाउंट टू बी रिसीव्ड, रेगुलर अमाउंट टू बी रिसीव्ड। अब यहां पे मिलेगा क्या? डिविडेंड, जिसको अपन ने डी नाम दे दिया है, डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं सर? केई डिनोट किया था ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पर नहीं पढ़ा तो भैया पहले जाके वो सारे चैप्टर्स पढ़ना। ओके, तो ये तो 7th क्लास है ना, बाकी के 6 क्लासेस तो पढ़ोगे पहले। रेगुलर अमाउंट टू बी रिसीव डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? के, तो डी अपॉन के करके तुम्हारे पास शेयर का प्राइस आ जाएगा आज का। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा सर, ये तो बड़ा आसान है।
हम तो ऐसे अलग अलग याद करते थे, कांस्टेंट डिविडेंड है तो इक्विटी का अलग याद करते थे, इरिडीमेबल डिबेंचर्स के लिए अलग फॉर्मूला याद करते थे, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए अलग फॉर्मूला याद करते थे। अरे नहीं रे, ये सब परपेचुइटी है और परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला याद कर लो, ये सब सेट हो जाएगा। ओके चलिए, फिर दूसरा केस आया वेरिएबल डिविडेंड। अगर हर साल कंपनी वेरी करती है डिविडेंड देने में, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे, मैं कहा भैया तुम तो कभी कुछ भी दे दोगे, मैं कैसे शेयर का वैल्यूएशन करूं? तो डिविडेंड के बेसिस पे उस केस में शेयर का वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं होगा, कांट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, कोई दूसरा अप्रोच अपनाओ, डिविडेंड के बेसिस पे शेयर का प्राइस नहीं आ पाएगा। ओके, फिर आज जो हम पढ़ने के लिए यहाँ आए थे, गॉर्डन मॉडल, दैट इज द कांस्टेंट ग्रोथ। गॉर्डन मॉडल कब अप्लाई होगा? जब आपका ऐसी कोई कंपनी हो जिसमें हर साल डिविडेंड एक फिक्स रेट से ग्रो कर रहा हो, जैसे हर साल 10% से बढ़ रहा है या हर साल 15% से बढ़ रहा है, और कब तक? फॉरएवर। फॉरएवर मतलब हमेशा हमेशा के लिए। मतलब अगर मैंने मान लो आज 50 रुपए का डिविडेंड दिया इस साल, तो अगले साल 10% ऐड करके 55 रुपए का दे रहा हूं, तो उससे साल और अगले साल 10% ऐड करके 60 रुपए 50 पैसे का दूंगा। मतलब ऐसा हर साल 10% बढ़ता जा रहा है। 10% फिक्स नहीं है, कोई भी फिक्स रेट हो सकता है, कोई भी फिक्स रेट, लेकिन देना हर साल कांस्टेंट ग्रोथ रेट से आपको डिविडेंड इंक्रीज करके देना है। तब आप क्या कर सकते हो? तब आप शेयर के कैलकुलेशन में P0 के लिए, मतलब किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस कैलकुलेट करने में ऐसा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना। गॉर्डन बाबा ने बोला कि मेरा फॉर्मूला लगाना, आंसर आएगा D1 अपॉन KE माइनस G। भरोसा नहीं है तो कैलकुलेट करके देख लो, भरोसा नहीं है तो कैलकुलेट करके देख लो, भैया लग मत जाना कैलकुलेट करने, बहुत साल बीत जाएंगे। सर कैसे, जरा देखो। बैठ गया एक बंदा बैठ कैलकुलेट करने के लिए, उसने कहा देखो जी फर्स्ट ईयर में कितना दोगे? 10 रुपए, फिर 10% ऐड करके कितना? 11 रुपए, फिर 10% ऐड करके 12 रुपए 10 पैसे, फिर कितना और 10% ऐड किया? 13 रुपए 33 पैसे, फिर और 10% ऐड किया कितना? 14 रुपए 64 पैसे, फिर 10% ऐड किया 16 रुपए 10 पैसे। ऐसा 10% ऐड करता गया, डिविडेंड तो बढ़ता जाएगा, कंपनी तो खत्म होनी नहीं है, ऐसा माना जाएगा ना। कंपनी तो चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। अब तुम इन सारे फ्यूचर बेनिफिट्स का क्या करने वाले हो? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हो, और पी फैक्टर्स डाउन होते जाएंगे कंटिन्यू, डिविडेंड बढ़ता जाएगा, पी फैक्टर्स डाउन होते जाएंगे। ये प्रोसेस तो एंडलेस है, चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। 100 साल 200 साल 300 साल बीत जाएंगे, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तब भी गॉर्डन बाबा प्रकट हुए, किसी बच्चे की इतनी मेहनत देखकर कौन प्रकट हुआ? गॉर्डन बाबा प्रकट हुए। गॉर्डन बाबा ने कहा बेटा अगर ऐसा केस हो तुम मेरा फॉर्मूला लगा लेना, तेरा काम हो जाएगा, जा। D1 अपॉन KE माइनस जी, क्या? D1 अपॉन KE माइनस जी, ये फॉर्मूला लगाना और शेयर का प्राइस आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो D1 क्या है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, डिवाइड बाय KE क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, G क्या है? ग्रोथ रेट। ओके चलिए, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल, सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट प्लस कांस्टेंट ग्रोथ रेट, अगर ऐसा केस हुआ, मतलब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, अच्छा गॉर्डन सीख गए हम? हाँ गॉर्डन सीख गए तुम, बिल्कुल, अच्छा इतना सही था, बिल्कुल इतना था, लेकिन वो अकेला पढ़ाता ना तो क्या होता है, ऐसा लिंक नहीं कर पा। अभी तुम सबको एक साथ लिंक कर पाओगे, मतलब ये चैप्टर का काम तो वही हुआ, बाकी के कुछ और चैप्टर्स का काम भी हो गया, फाइनल तक का काम हो गया। अब ये देखो, अभी सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट प्लस कांस्टेंट ग्रोथ रेट, ये भी देखो, मतलब ये क्या कर रहा है कि कुछ साल तक तो आपको क्या मिलेगा? सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट, मतलब ग्रोथ रेट फिक्स नहीं है, अलग अलग ग्रोथ रेट है, लेकिन नॉर्मल ग्रोथ रेट से ज्यादा है। ओके, तो जैसे मतलब पहले साल मैंने पूछा कितना? 10 रुपया, फिर कितना? सेकंड ईयर में 20 रुपया, तो कितना ग्रो किया तुम्हारा डिविडेंड? 100% बढ़ गया। अच्छा थर्ड ईयर में 30 रुपए देंगे, तो मतलब 50% से ग्रो किया, 20 से 30 50% हो गया। फोर्थ ईयर में डिविडेंड कितना दोगे? 40 रुपए, कितना ग्रो किया? 33.33%। फिफ्थ ईयर में कितना? 50 रुपए, कितना ग्रो किया? 25%। फिर कहा सिक्स्थ ईयर से आपका क्या हो जाएगा? ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगा। अभी 50 के बाद 10%, 55 में 10% गया 60.5, और उसके बाद आगे भी ऐसे चलता रहेगा, प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%। तब क्या करें? तो भैया देखो, जब तक ग्रोथ रेट कांस्टेंट ना हो जाए, तब तक तो एएम सर ने बोला, जैसा एएम मतलब मैं, अखिलेश महेश्वरी, मैंने जो बोला, मैंने क्या बोला? अरे पी फैक्टर लगाने का ना, किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू होता है, और जब भी ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाए तो क्या कैलकुलेट करना? भैया गॉर्डन बाबा से कैलकुलेट कर देना। मतलब सर आपका क्या होगा? सर हमारा तो जो होगा वो होगा, इसका क्या होगा? सर 6 ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रही है, तो एक काम करो, 6 ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रही है ना? हाँ सर बिल्कुल हो रही है। तो गॉर्डन बाबा कहते हैं एक काम करो, 5th ईयर के एंड में ही शेयर का प्राइस कैलकुलेट कर दो, P5 कैसा?
d6/k-g लगा के, मेरा फॉर्मूला लगा के। सर आपका फॉर्मूला तो जीरो पे था ना, p0 इक्वल्स टू d1/k-g। अरे भैया वो तब था जब फर्स्ट ईयर से ही ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा था, तब उसकी हेल्प से आप p0 पता कर रहे थे। अब क्या है, 6 ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है, 6 ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है, तो 6 ईयर डी, जब d1 से p0 आएगा तो d6 से उससे पहले p5 आएगा कि नहीं आएगा। दैट मीन सर आप कहना चाहते हो कि P5 क्या है, P5 ये है क्या, 6 ईयर से मिलने वाले जितने भी फ्यूचर के डिविडेंड है, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, जितने भी डिविडेंड है उन सब का वैल्यूएशन है फिफ्थ ईयर के एंड में, फिफ्थ ईयर के एंड में, बिल्कुल। और फिर जब आप इन सब का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाकर प्रेजेंट वैल्यू पता कर लेंगे, दैट इज द P0, दैट इज द P0 प्राइस टुडे, आज का प्राइस आ जाएगा। मतलब 5 साल तक जो डिविडेंड मिला उसका पी फैक्टर लगा के निकाल लो, और 6 ईयर से जो मिलने वाला डिविडेंड है उसके लिए गॉर्डन बाबा ने अपनी हेल्प कर दी है, क्योंकि ग्रोथ रेट हो गया है कांस्टेंट। तो ये अलग अलग केसेस रहेंगे, ठीक है ना। तो ये था जो अपन ने पढ़ा था क्लासेस के अंदर। अब हम फटाफट से अपने नोट्स पे आ जाते हैं, और वहां पे भी तुमको बताता हूँ गॉर्डन मॉडल क्या है। सिंपल एक फॉर्मूला है, दैट इज द P0 इक्वल्स टू d1/k-g। अप्लाई कब करना है सर, अप्लाई करना है कांस्टेंट ग्रोथ रेट के केस में, कांस्टेंट ग्रोथ रेट के केस में। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है सर, कहाँ पढ़ा है, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जरा देखो यहाँ पर इसी को शफल करके अगर मैं बनाऊं d1/P0 प्लस ग्रोथ रेट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर। इसी को शफल करके ही तो P0 का फॉर्मूला बना है, बिल्कुल क्लियर है। इसको ग्रोइंग परपेचुइटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रोइंग परपेचुइटी। जो आपको अमाउंट मिलता रहेगा लेकिन विद कांस्टेंट ग्रोथ रेट से वो इंक्रीज भी होता रहेगा। ओके, तो सिंपली इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड। फ्यूचर डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका दिया है गॉर्डन बाबा ने, वरना गॉर्डन बाबा नहीं होते तो तुम 100-200 साल तो ऐसे ही निकाल देते, सिर्फ इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने में। ओके चलिए, तो ये बड़ा सा सिंपल सा था। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। टीसीएस पेड अ डिविडेंड, तो पहले इन टर्म्स को समझना है। पेड अ डिविडेंड ऑफ 10 लास्ट ईयर, पेड है ना, जस्ट पेड मतलब डी जीरो एक्सपेक्टेड टू ग्रो, दैट इज द ग्रोथ रेट, रिक्वायर्ड रेट 10%। तो फॉर्मूला लगाना और आंसर लिखे आना। D1 कैसे आएगा पता है ना तुमको, D0 10 रुपए, ग्रोथ रेट 2% है, तो D1 कैसा आएगा, 10 रुपए में 2% ऐड कर देना, 10 रुपए 20 पैसा, सिंपल। ओके दिस वन। नाउ एक्सपेक्टिंग ईपीएस, एक्सपेक्टिंग ईपीएस मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में इतना ईपीएस आने वाला है ना, दैट इज E1, फर्स्ट ईयर के एंड का अर्निंग, फर्स्ट ईयर के एंड का अर्निंग्स। ओके, डिविडेंड पे आउट रेशियो 80%। अच्छा 20 रुपए तुम कमाते हो, 80% बांट देते हो, बिल्कुल। तो क्या तुम डिविडेंड पता कर सकते हो, बिल्कुल सर। ये फॉर्मूला होता है डीपीएस का, क्या, ईपीएस इंटू डीपी रेशियो। जितना कमाया उसमें से जो परसेंटेज बांट दिया, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा, डीपीएस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मतलब समझना इस चीज को। अगर मैं E0 पे अप्लाई करूं, E0 मतलब जो अर्निंग जब अभी अभी इस साल हुआ है मेरा अर्निंग, अगर मैं E0 पे डीपी रेशियो अप्लाई करता हूं तो D0 आ जाएगा। फर्स्ट ईयर के अर्निंग पे डीपी रेशियो अप्लाई करता हूं, डिविडेंड पे आउट रेशियो अप्लाई करता हूं तो D1 आ जाएगा। E2 पे अप्लाई करता हूं तो D2 आ जाएगा, E3 पे अप्लाई करूंगा तो D3 आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिस साल की अर्निंग्स पे डीपी रेशियो अप्लाई करूंगा उस साल का डिविडेंड निकल कर आ जाएगा। तो मेरे पास E1 था, जैसे ही मैं डीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा भैया 20 का 80% मतलब 16 रुपए, D1 निकल कर आ जाएगा। के और जी मेरे को दे रखा है, आ जाएगा मेरे पास P0, गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग P0 शेयर का प्राइस। ओके बिल्कुल। फिर है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, हैड एन ईपीएस, हैड एन ईपीएस मतलब लास्ट ईयर E0 दे रखा है। कंपनी एज अ पॉलिसी कितना रिटेन करती है भैया, तुम रिटेन 40 करते हो, मतलब बांटते कितना हो, 60% बांटते हो। तो क्या तुम E0 को 30 रुपए को 60% से मल्टीप्लाई करके D0 पे आ जाओगे, बिल्कुल आ जाएंगे सर। 30 इंटू 60% 18 रुपए आ जाएगा। और जब D0 पे आ गए हो तो उसमें ग्रोथ रेट 4% ऐड करके क्या तुम D1 पे आ जाओगे, बिल्कुल आ जाएंगे। 18 में 4% ऐड कर दो, कितना आएगा, 18.72 आ जाएगा, दैट इज D1। ओके, तो सर ये आपने क्या लिखा, मैंने कहा देखो E0 से D0 पे है, D0 से D1 पे है, एक और रास्ता है, E0 से पहले E1 पे आ जाओ। मतलब ये कि तुम्हारे अर्निंग्स था 30 रुपए, उसमें 4% तुम ऐड करो, कितना आ जाएगा, 31.2, बिल्कुल 31.2 आ जाएगा। और उस 31.2 को अगर डीपी रेशियो, किससे, डीपी रेशियो कितना है, 60% से मल्टीप्लाई कर दो, 60% से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास 18.72 आ जाएगा। चेक कर लेना एक बार, है ना, यही आएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ गॉर्डन मॉडल का अगेन फॉर्मूला लगाना, क्योंकि अब आपके पास D1 आ गया है, के और जी आपके पास पहले से थे। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं गॉर्डन मॉडल के। तो एक बार आप फटाफट से ना इनको रिकॉल कर लेना।
चलिए अब भी अपन क्या करते हैं, अभी हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये कुछ फॉर्मुलाज है, बेसिक फॉर्मुला जिनसे फॉर्मुलाज और डिराइव है। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n, दैट इज d1 इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू कैसे, मतलब आप कहाँ का अप्लाई कर सकते हो, d0 से d1 कैलकुलेट करना हो, d0 से d2 कैलकुलेट करना हो, देखो पावर में 0 से 1 पे जाना है तो पावर में 1, 0 से 2 पे जाना है तो पावर में 2, 0 से 4 में जाना है तो पावर में 4, और 3 से 4 में जाना है तो पावर में 1, एक कदम आगे तो बढ़ेगा ना, 3 प्लस 1 दैट इज 4, ओके। अच्छा d4 से d7 पे जाना हो तो 3 कदम आगे बढ़ना है ना, तो d4 इंटू 1 प्लस r की पावर 3, ये बेसिक फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r टू द पावर n, ओके। उसी से ये सारे डिराइव किए गए। ऐसे ही आप डिविडेंड के साथ अर्निंग्स पे भी लगा सकते हो यही फॉर्मूला, ठीक है। और ऐसे ही शेयर के प्राइस पे भी यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक फॉर्मूला एक है, डिविडेंड अर्निंग प्राइस सब पे चलेगा, ओके, ठीक है ना। एक ही कलर सब पे चलेगा, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा मार्केट में बाल बेचते हैं ना, सब पे चलेगा, सब पे चलेगा, ओके। डीपीएस इक्वल्स टू ईपीएस इनटू डीपी रेशियो, ये कैसे आएगा सर, अभी तो सिखाया था, जितना कमाते हो इनटू डीपी रेशियो करोगे तो डिविडेंड आ जाएगा, E1 पे लगाओगे तो D1 आएगा, E2 पे अप्लाई करोगे तो D2 आएगा, E3 पे अप्लाई करोगे तो D3 आएगा। डीपी रेशियो अपन पहले से जानते हैं, डीपीएस अपॉन ईपीएस, ओके। डीपी रेशियो 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो 1 माइनस डीपी रेशियो, मतलब 40% बांटते हैं, 60% रखते हैं, 30% बांटते हैं, 70% रखते हैं, सिंपल, ओके। फिर ये आ गया वो लास्ट केस, सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट प्लस कांस्टेंट ग्रोथ रेट वाला। सर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा अभी देखते हैं। व्हेन ग्रोथ रेट विल बी कांस्टेंट आफ्टर फ्यू इयर्स, तो इसमें देखना कैसे, HCL Tech Limited is expecting to pay a dividend of ₹20 next year. डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट ईयर 20 रुपए दोगे, मतलब D1 होगा ना, बिल्कुल। डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 10% फॉर द नेक्स्ट 3 years एंड 5% देयर आफ्टर, मतलब पहले 3 साल 10% से ग्रो करने को बोला है, उसके बाद जाके ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा। जब ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा तब भी गॉर्डन बाबा लगेगा, उससे पहले गॉर्डन बाबा अप्लाई नहीं होगा। तो अभी क्या करना, जब तक गॉर्डन बाबा अप्लाई नहीं हो जाता तब तक तो एम सर ने जैसा बोला पी फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू निकालना, और जब से ही ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाए तो उसकी हेल्प से क्या करना, गॉर्डन बाबा का फॉर्मूला लगा के शेयर का प्राइस कैलकुलेट कर लेना। कैसे होगा, P0 कैलकुलेट करना ना, करंट शेयर प्राइस। अब करंट शेयर प्राइस पूछेगा तो कैसे बताएंगे, देखो फर्स्ट ईयर आपको डिविडेंड कितना मिलने वाला है, सर एक्सपेक्टिंग डिविडेंड 20 नेक्स्ट ईयर, तो B1 लिखा 20। फिर अगले 3 साल तक 10-10% ऐड कर दो, 20 प्लस 10% 22, 22 प्लस 10% 24 रुपए 20 पैसे, प्लस 10% क्या 26 रुपए 62 पैसे। फिर ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो मतलब 5th ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है, तो 5th ईयर से अगर ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है तो 5th ईयर के डिविडेंड से D5 की हेल्प से आप P4 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P4 कैलकुलेट कर दीजिए, D5 अपॉन के माइनस जी, यही तो गॉर्डन मॉडल है, बिल्कुल। सर P4 क्या आ गया, अरे P4 आ गया 5th प्राइस एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, प्राइस एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, वो भी कैसा, कंसीडरिंग फ्यूचर बेनिफिट। फ्यूचर बेनिफिट कौन से, 5th ईयर से मिलने वाले डिविडेंड, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th एंड सो ऑन, फ्यूचर के जितने भी डिविडेंड है उन सब का वैल्यूएशन किया गया है कौन से ईयर के एंड में, 4th ईयर के एंड में, 4th ईयर के एंड में। बट मुझे तो 4th ईयर के एंड में वैल्यूएशन नहीं चाहिए, मुझे तो आज वैल्यूएशन चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो 4th ईयर का वैल्यूएशन आया P4 कितना 279.51 प्लस, मतलब अगर 4th ईयर में मैंने शेयर को बेचा तो मुझे 289 रुपए 51 पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे सर, ऐसा मेरा मानना है। क्यों, क्योंकि उस टाइम उसका प्राइस वही होगा। क्यों, क्योंकि 5th ईयर से जो डिविडेंड मिलने वाला है वो यही कह रहे हैं कि 4th ईयर के एंड में शेयर का प्राइस होगा 279.51। तो अगर मैं शेयर बेच देता हूं तो 279.51 यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस 4th ईयर में, 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, 1st ईयर में जो मुझे डिविडेंड मिलेगा उन सब का मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल देता हूं। क्यों, क्योंकि किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू होता है। और प्रेजेंट वैल्यू कौन सी रेट से, जो भी मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न होगा, रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है 15%, तो पी फैक्टर भी 15% से लगेगा, डिजायर्ड रिटर्न से लगेगा, और प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा आज का शेयर का प्राइस कितना, आज का शेयर का प्राइस 225 रुपए 6 पैसे। तो मैं इस शेयर के लिए 225 रुपए 6 पैसे से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं देने वाला, ओके डन। चलिए ऐसे अब आगे वाले क्वेश्चन आएगा, जैसे सेम है ये वैदेही वाला, ठीक है। और ये एमआरएफ वाले में ध्यान रखना, एमआरएफ वाले में क्या है, पेड अ डिविडेंड, पेड अ डिविडेंड मतलब आपको D0 दे रखा है, जस्ट पेड अ डिविडेंड D0, एक्सपेक्टिंग टू पे डिविडेंड नहीं है, तो D0 दे रखा है। अब ये ग्रोथ रेट कितना करेगा, अगले 4 साल तक 10%, उसके बाद होगा कांस्टेंट 3%, तो उसके बाद ही गॉर्डन बाबा लगेगा ना।
अब बच्चे गलती क्या करेंगे, 50 से चालू कर देंगे फ्यूचर में, पहले साल 50, अरे 50 नहीं रे, 50 तो अभी दे दिया ना, फ्यूचर बेनिफिट तो आज में शेयर कर दूंगा तो 50 तो मिल चुका है ना ऑलरेडी पहले ही लोगों को, मेरे को थोड़ा ना मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा। अब भी D1 से, अपन को इधर D1 से ही चालू करना, फर्स्ट ईयर के एंड में आज पैसा लगाऊंगा, आज P0 में शेयर कर दूंगा तो D1 ही तो मिलेगा, तो D1 से चालू करना है, तो 50 नहीं, 50 में 10% पहले ही ग्रोथ ऐड करके चलो, फिर 10% ऐड, फिर 10% ऐड, फिर 10% ऐड, और फिर जब 3% हो रहा है तो भैया अपने को पता है फिफ्थ ईयर से क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है। अब फिफ्थ ईयर से अगर ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है तो उसकी हेल्प से प्राइस एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर पता कर लो। P4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिफ्थ ईयर से मिलने वाले जितने भी फ्यूचर डिविडेंड्स है उन सबका वैल्यूएशन प्रेजेंट कर रहा है, कब, फोर्थ ईयर के एंड में। मतलब अगर मैं शेयर को बेचने गया फोर्थ ईयर के एंड में तो मुझे मिलेंगे कितना, 754.01, और साथ ही साथ फोर्थ ईयर में मुझे डिविडेंड मिलेगा, थर्ड ईयर का जो डिविडेंड मिलेगा, सेकंड ईयर में जो डिविडेंड मिलेगा, फर्स्ट ईयर में जो डिविडेंड मिलेगा, उन सब का प्रेजेंट वैल्यू पता कर लो। दैट इज द प्राइस टुडे जो मैं आज रेडी हूं पे करने के लिए, 649.25, P0 इक्वल्स टू 649.25, दैट्स ऑल। ये था आपका डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर खत्म। फिर आएगा नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो फटाफट से एक लाइक कर देने का, और बच्चों दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अच्छा लगा हो तो कमेंट में कोई कमी मत रखो, कमेंट करते चलो। चलिए, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।